हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है आपकी क्लास नंबर 23 और यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 मनी। और आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन। ये आपका आज का टॉपिक है। तो बार्टर सिस्टम और चैप्टर का नाम मनी, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। बार्टर सिस्टम बेसिकली जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी, जब मनुष्य ने खुद से चीज़ों को बनाना शुरू किया था और एक समाज का निर्माण किया था, सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन किया था, एक सोसाइटी बनाई थी, तो वहाँ पर जब स्टार्टिंग में लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे तो वो बार्टर सिस्टम से करते थे। तो वहाँ पर मनी का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ था। मनी का कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ था। मनी विकसित नहीं हुई थी, ठीक है, मुद्रा विकसित नहीं हुई थी। तो उस समय में लोग क्या करते थे, जो लोगों की उस समय पर समाज में लोगों की ज़रूरतें होती थी व्यापारिक तौर पर, वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ गुड्स का एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लीजिए किसी को कपड़ा चाहिए और किसी को गेहूं चाहिए, तो किसी को आपस में दाल चावल या कुछ भी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। तो जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कपड़ा चाहिए और दूसरे व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो आपस में वो एक दूसरे के साथ कपड़ा लेकर, एक दूसरे के साथ गेहूं देकर, एक दूसरे के साथ गुड्स का एक्सचेंज करके एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम इसे कहा जाता था। तो ये तो हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम अभी आगे चल के और उसकी लिमिटेशन के बारे में। मनी जो है वो बार्टर सिस्टम के ऊपर, बार्टर सिस्टम के बाद होने वाला एक इवोल्यूशन है, ठीक है, एक इवोल्यूशन की तरह आया था। बार्टर सिस्टम की कुछ कमियों को देखते हुए, कुछ लिमिटेशन को देखते हुए, जो हम डिस्कस करेंगे, तो बार्टर सिस्टम की जो कमियां रही थी उस कमियों को देखते हुए मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम मनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मनी क्या है? बेसिकली एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड। मनी एक ऐसी चीज़ होती है जो जनरली एक्सेप्टेड होती है। जनरली मतलब सभी लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक्सेप्ट करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि इस्तेमाल की जाती है वस्तुओं को, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी कमोडिटी चाहिए, आपको दूध चाहिए या आपको कपड़ा चाहिए, तो आप मनी दीजिए। मनी क्या है? एक बेस फॉर्म है, एक ऐसा फैक्टर है जिसे देकर आप गुड्स को ले सकते हैं, ठीक है। और वो व्यक्ति के पास, जिसके पास वो मनी जाएगी, वो अगर किसी और से कुछ खरीदना चाहेगा तो उसकी सप्लाई करके, मनी को एक्सचेंज करके वो गुड्स खरीद सकता है। तो इसमें ना जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी उस समय की, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती थी वो लिमिटेड हो जाती थी। क्यों होता क्या था कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को अपने सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही होती थी वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदता था। लेकिन मनी के आने के बाद जितना भी मार्केट में चीज़ें हैं, मनी के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को बिना किसी बाउंडेशन के खरीद सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो गुड्स है वो अगर सामने वाला नहीं लेना चाहता तो आपको भी कोई गुड्स वहाँ से मिलेगी नहीं। आप जो चीज़ खरीदना चाहो, मनी के ज़रिए आप उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा है मनी में मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी के ज़रिए किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को आप मेज़र कर सकते हो। कोई भी कमोडिटी है, मनी क्या होता है, उस कमोडिटी की वैल्यू को मेज़र करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपने किसी दुकान पे जाकर 1 किलो चावल लिया, तो मनी क्या करेगा, उस 1 किलो चावल की वैल्यू बता देगा कि उस 1 किलो चावल की वैल्यू कितनी है। उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी हमारे पास होती है, जो मनी फैक्टर, जो मनी सोर्स हमारे पास होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो। आप चाहिए तो उसे किसी इंस्टीट्यूशन में रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, आप उसे अपने घर में सेफ रख सकते हो। फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे गुड्स होती थी, गुड्स का क्या होता था, जब बार्टर सिस्टम में गुड्स जो होती थी वो आपकी पेरिशेबल नेचर की होती थी। उसे आपको 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते या 10 दिन में या महीने में उसको ख़त्म करना ही होता था। लेकिन मनी का ऐसा नहीं है। मनी को आप जब चाहे उसको जितने दिन चाहे, जितने महीने चाहे अपने पास स्टोर करके रख सकते हो और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज की मार्केट में, आज की सोसाइटी में कोई भी चीज़ जो होती है, वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनके लिए आप कमोडिटी पहले ख़रीद लेते हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं होता, आप पैसे बाद में देना चाहते हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शन आज के समय में बहुत होती हैं। पहले के टाइम में तो गुड्स के बदले में गुड्स ही दिया जाता था, लेकिन आज के समय में अगर आपको कोई कमोडिटी चाहिए तो आप कमोडिटी बोरो कर सकते हो, उसकी पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी डेफर्ड पेमेंट को करने में भी मदद करता है। मतलब जो फ्यूचर की पेमेंट होती है उनको करने में भी मदद करता है। आज आप कोई भी चीज़ खरीदो, उसके पैसे जो है, उसकी जो पेमेंट है वो आप फ्यूचर में 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद, महीने भर बाद भी आप मनी के ज़रिए उसकी पेमेंट कर सकते हो। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो मनी बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड
मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक ऐसा स्टैंडर्ड है, मनी एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपकी डेफर्ड पेमेंट को पूरा करने में मदद करता है। मतलब डेफर्ड का मतलब यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट्स है। आप कोई भी चीज़ आप उधार खरीदोगे तो फ्यूचर में मनी के जरिए उसकी पेमेंट कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम बेसिकली 19th सेंचुरी को मॉडर्न टाइम माना गया है जो हिस्ट्री के हिसाब से। तो 19th सेंचुरी में मनी का इवोल्यूशन हुआ था। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवॉल्व्स। आज के समय में जितनी भी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी मनी के बेसिस पर सर्कुलेट होती है, मनी के चारों तरफ रिवॉल्व्स होती है। मनी के बिना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट ये बताता है मनी हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। मनी का जो इवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग हुआ है। उसमें समय भी लगा, समय का भी था रोल, उसमें स्थान का भी था, प्लेस का, सर्कमस्टांसेस का। ये 3 ऐसे फैक्टर थे जिसके हिसाब से मनी हमारे सामने इवोल्यूशन होके आई है, विकसित होके आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस के बारे में कि कैसे मनी हमारे सामने आई, मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का पीरियड चला था शुरू में, तो उस समय बार्टर सिस्टम चल रहा था। मतलब उस समय कमोडिटी मनी का रोल था। मतलब कमोडिटी मनी का मतलब ये था कि उस समय पर एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करने का रोल था। इंसान अपनी ज़रूरतें एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करके पूरी करता था। किसी को कपड़े की ज़रूरत होती थी तो वो कपड़ा देकर सामने वाले से किसी को कपड़े की ज़रूरत है, सामने वाले के पास गेहूँ है, ठीक है, वो कपड़ा लेकर सामने वाले की ज़रूरत है गेहूँ, तो गेहूं से कपड़े का एक्सचेंज करके या किसी भी चीज़ से वटेवर एक गुड्स का दूसरी गुड्स के साथ एक्सचेंज करके इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का अर्ली पीरियड था। उसके बाद जब हम धीरे धीरे 18th सेंचुरी के आसपास पहुँचे, 17 और 18th सेंचुरी के आसपास, तो मेटलिक मनी का ट्रेंड आया। 17 और 18th सेंचुरी के आसपास मेटलिक मनी का ट्रेंड आया। उसमें क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस होने लगा, लोगों की नीड्स बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, एक गुड्स के साथ दूसरी गुड्स की ज़रूरतें पूरी होने नहीं लगी, तो उस समय क्या हुआ, मेटलिक मनी का सबसे पहले मेटलिक मनी का इवोल्यूशन हुआ। मेटलिक मनी में जैसे लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद जब 19th सेंचुरी आई तो 19th सेंचुरी, वैसे तो 18th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में मेटलिक मनी आई थी और 18th सेंचुरी में पेपर करेंसी आ चुकी थी हमारे इंडिया में। लेकिन हमारे इंडिया में जो पेपर करेंसी प्रिंट होना शुरू हुआ था वो 19th सेंचुरी में होना शुरू हुआ था, 1930 के आसपास, क्योंकि 1920 में आरबीआई की स्थापना, 1928 में हमारे इंडिया में पेपर करेंसी को प्रिंट करने की मशीनरी आई थी और 1930 के आसपास आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो उस समय पर हमारी पेपर करेंसी हमारे इंडिया में प्रिंट होना शुरू हुई थी। तो व्हेन मेटल वॉज इनकन्वीनियंट एंड डेंजरस टू कैरी, तो उस समय जब 18th सेंचुरी के आसपास जब मेटल को संभाल कर ले जाना, कैरी करके ले जाना या उसको संभालना, रखना अपने पास बहुत ज़्यादा डेंजरस समझा जाने लगा, तो पेपर करेंसी का इवोल्यूशन हुआ। तो मेटलिक मनी के लिमिटेशन को देखते हुए कि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता था, डेंजरस होता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था। मेटल्स जो होते थे हैवी होते थे, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ के मुकाबले उनको जो कैरी करना होता था बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए पेपर मनी को इवॉल्व किया गया। पेपर मनी उस करेंसी के मुकाबले, मेटलिक करेंसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती थी संभालने में, अपने पास रखने में, तो इसलिए पेपर मनी का इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता गया, जैसे जैसे कॉमर्शलाइजेशन होता गया, बैंकिंग शुरू होती गई हमारे कंट्री में, तो क्रेडिट मनी सामने आने लगी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है बैंक मनी। पीपल कीप कैश डिपॉजिट विद द बैंक एंड विड्रॉ थ्रू द चेक। इसका मतलब जो आपकी पेपर मनी थी अब वो आप अपने पास ना रखकर आप बैंक में जमा करा सकते थे और जब आपका मन कर सकता था बैंक से आप ले सकते थे। अब क्रेडिट मनी के ज़रिए आप बैंक से अगर चाहे तो पैसा उधार भी ले सकते थे। तो क्रेडिट मनी का ट्रेंड आने लग गया और उसके बाद फिर प्लास्टिक मनी आने लग गई। प्लास्टिक मनी का मतलब ये होता था कि पहले आप जब पैसा विड्रॉ करते थे तो चेक के थ्रू करते थे, अब आप डेबिट कार्ड के ज़रिए आप अपना पैसा एटीएम मशीन के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड का, प्लास्टिक कार्ड का ट्रेंड आने लगा। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का ट्रेंड आने लगा कि अगर आपको अपने पैसे की बजाय बैंक से लोन लेना है तो आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी अपना जो ज़रूरतें हैं अपनी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए लोन की फॉर्म में, लोन को कार्ड की फॉर्म में लेकर, मतलब कार्ड को यूज़ करके, कार्ड में जो वैल्यूज़ उसमें इनबिल्ट होती है उस वैल्यूज़ को लोन की फॉर्म में यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हो।
तो ये था आपका एक मनी का इवोल्यूशन कि कहाँ से मनी का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो आप उसे 18th सेंचुरी के आसपास मेटलिक मनी और 19th सेंचुरी के आसपास उसे पेपर करेंसी की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या था? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक गुड्स के बदले में जब हम दूसरी गुड्स का एक्सचेंज करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे एक गुड्स को देकर दूसरी गुड्स को लेकर, तो उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था और ये तकरीबन आपका 16th सेंचुरी तक चला, क्योंकि 17th सेंचुरी में आपका मेटलिक मनी आ चुका था। मेटलिक मनी जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, एल्युमिनियम के, गोल्ड के, सिल्वर के, ये मेटल्स इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 18th सेंचुरी में पेपर करेंसी शुरुआत हो गई थी और हमारे इंडिया में जो पेपर करेंसी थी वो 19th सेंचुरी में आ चुकी थी। वैसे पेपर करेंसी का इवोल्यूशन जो था वो आपका इवोल्यूशन था वो 18th सेंचुरी में हो चुका था, लेकिन 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में पेपर करेंसी प्रिंट होना शुरू हुई थी। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग में बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता था, आपस में गुड्स और सर्विसेज का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता था डायरेक्टली, उसे हम बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। मतलब सीसी इकोनॉमी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जिसमें एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था, वो हमारी सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। सी स्टैंड फॉर यहाँ पर कमोडिटी से मतलब है। तो एक कमोडिटी के बदले में जब दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता था तो उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फार्मर गिव्स वीट। एक फार्मर अगर वीट देता है एंड गेट्स क्लॉथ फ्रॉम द वीवर, और जो वीवर है जो सिलाई बुनाई का काम करता है, जो कपड़े सिलने का काम करता है, वो उससे कपड़ा लेता है। मतलब एक किसान वीवर को क्लॉथ गेहूँ देता है, वीट देता है, और वीवर उसे क्लॉथ देता है। तो गेहूँ के बदले में कपड़ा लेना, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल। बार्टर सिस्टम जब चल रहा था, बार्टर सिस्टम जब चला था ह्यूमन सिविलाइजेशन के बिगिनिंग में, उस समय इंसान की नीड्स सिर्फ लिमिटेड होती थी। कपड़े को लेकर लगा लो या आपके खाने पीने को लेकर, एग्रीकल्चर फूड्स को लेकर, बस इतनी ज़रूरतें होती थी इंसान की। इतनी ज़्यादा ज़रूरतें उस समय पर नहीं होती थी। उस समय पर आपके टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, या जो आपके घर में आमतौर पर यूज़ होने वाले जो बर्तन हैं आजकल आप करते हो, या फिर आपके एनर्जी के सोर्सेज हो गए। उस समय पर जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते थे एनर्जी के, वो यूज़ किए जाते थे। तो इंसान की ज़रूरतें जो थी वो बहुत सिंपल थी। ह्यूमन नीड्स वर वेरी सिंपल एंड लिमिटेड, और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। जैसे आज की नीड्स हैं इंसान की, खाने पीने की ज़रूरतें देख लो, घर की ज़रूरतें देख लो, तो वो अनलिमिटेड नीड्स हैं इंसान की। तो उस समय पर बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी सिंपल। पीपल यूज़ टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उस समय के ह्यूमन बींग्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ गुड्स का एक्सचेंज करते थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन, जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। पहला है आपका लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट में या उस समय सोसाइटी में जब बार्टर सिस्टम था, तो उस समय मान लीजिए कि बायर और सेलर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और दोनों को जो गुड्स चाहिए वो दोनों को गुड्स चाहिए बायर और सेलर को, वो दोनों के पास नहीं है। मान लीजिए बायर के पास भी वीट है और सेलर के पास भी वीट है, दोनों को चाहिए मान लीजिए पल्सेस, दालें चाहिए। अब वो दोनों के पास सेम गुड्स है, तो दोनों अगर आपस में एक दूसरे के साथ सेम गुड्स को एक्सचेंज करेंगे तो उनसे जो उनकी ज़रूरतें हैं, अब मान लीजिए बायर चाहता है पल्सेस, सेलर चाहता है क्लॉथ, अब दोनों के पास कुछ भी नहीं है, दोनों के पास सेम गुड्स है, तो सेम गुड्स होने को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस। इसका मतलब यह है कि जब दोनों बायर और सेलर के पास एक जैसी चीज़ें होती थी तो वो डबल कोइंसिडेंस हो जाता था, उनकी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो नहीं मिल पाती थी। दूसरा है आपका लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के दौरान जब गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था तो उस समय गुड्स को मेज़र करने का कोई पैरामीटर नहीं होता था। जितनी गुड्स सेलर के पास होती थी वो बायर को दे देता था, और जो बायर होता था वो सेलर के साथ जितनी गुड्स उसके पास होती थी वो सेलर को दे देता था। इसका मतलब उस समय पर कोई ऐसा पैरामीटर नहीं था कि कितनी गुड्स देने के बदले में कितनी गुड्स मिलेंगी, ठीक है। तो जितनी जैसी ज़रूरत होती थी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के साथ सलाह करके एक दूसरे से वो गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन कोई क्वांटिटी में, कोई वैल्यू में उसका मेजरमेंट नहीं होता था। जितनी क्वांटिटी आपस में एक दूसरे को ज़रूरत होती थी वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। तीसरा है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। उस समय पर जब गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था तो उस गुड्स को आप ज़्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख सकते थे।
क्योंकि उस समय पर बार्टर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था वो पेरिशेबल नेचर की गुड्स का किया जाता था, जैसे वेजिटेबल का, फूड आइटम्स का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और ये चीज़ें ऐसी होती थी जिनकी लाइफ बहुत कम समय की होती थी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पर जो वेल्थ का मतलब है वो कमोडिटी से है, गुड्स से है। तो बार्टर सिस्टम के दौरान जो गुड्स बायर और सेलर अपने पास एक्सचेंज करते थे, तो उन गुड्स को वो ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी। रीज़न ये था कि जितनी भी गुड्स उस समय में एक्सचेंज की जाती थी उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत कम होती थी। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट, और अगर बाई चांस उन गुड्स को स्टोर करके भी रखना पड़े तो उनको स्टोर करके रखने के लिए बहुत समय और एफर्ट लगाना पड़ता था। बारिश से नुकसान ना हो जाए या मौसम की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए उस समय पर जो जितनी भी कमोडिटी होती थी उनकी कोई स्टोरिंग नहीं होती थी, कोई स्टोर वैल्यू नहीं होती थी। उनको संभाल कर आप रख नहीं सकते थे, उन्हें आपको हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन में उनको यूज़ करना ही पड़ता था। ऐसा नहीं था कि भाई 3-4 महीने के बाद फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अभी संभाल के रख सकते हो उसको, नहीं। फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल उस समय की बार्टर सिस्टम बनी ही नहीं थी। वो बार्टर सिस्टम जो था वो बना था सिर्फ आपके प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीने के लिए। 10-15 दिन में गुड्स को एक्सचेंज करो, यूज़ करो, फिर आगे दोबारा गुड्स को एक्सचेंज करो। उसके बाद था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज। उस समय पर जो फ्यूचर पेमेंट थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। वो इसलिए थी क्योंकि क्या था, जैसा पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बोरोवर मे नॉट एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम क्वालिटी। उस समय पर क्या होता था कि आपने मान लीजिए एक बायर ने सेलर से वीट ले लिया, एक बोरी वीट ले लिया, ठीक है, एक पैकेट वीट ले लिया, ठीक है, और अब वही जो उसने वीट लिया है 2 महीने के लिए, मान लीजिए 2 महीने के लिए लिया कि 2 महीने के बाद मैं लौटा दूंगा। अब 2 महीने के बाद वो सेम क्वालिटी का वीट जो आपने लिया है, क्या वो आप वही सेम क्वालिटी का लौटा पाओगे? हो सकता है कि आप लौटा पाओ, लेकिन मुश्किल ये था कि ये भी चांसेस थे कि आप ना लौटा पाओ। तो उस समय पर सेम क्वालिटी का गुड्स लेने के बाद सेम क्वालिटी का गुड्स अगर आपको लौटाना है तो वो बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज़ टू बी यूज फॉर रीपेमेंट। अब उसमें होता क्या था कि जब आप किसी से कुछ चीज़ बोरो करते थे, कोई गुड्स लेते थे फ्यूचर में लौटाने के लिए, तो जब आप फ्यूचर में लौटाने जाते थे तो बड़ी कन्फ्लिक्ट्स होती थी, क्योंकि सेलर कहता था कि मैंने आपको ये चीज़ दी नहीं है। मान लीजिए आपने किसी से कुछ पल्सेस ले ली उधार बार्टर सिस्टम के अंडर में। अब मान लीजिए कि 2-3 महीने के बाद जब आप वही पल्सेस लौटाने जा रहे हो तो सामने वाला ये कह रहा है मैंने आपको ये पल्सेस दी नहीं थी, मैंने तो आपको वो वाली गुड्स दी थी, आप मुझे ये वाली गुड्स लौटा रहे हो। तो गुड्स को जब फ्यूचर में लौटाने की बात होती थी तो बड़ा कन्फ्लिक्ट्स होता था। तीसरा है आपका सी पॉइंट, कमोडिटी टू बी रीपेड में लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। जो कमोडिटी की वैल्यू होती थी वो समय के हिसाब से उसकी जो वैल्यू होती थी वो कई बार तो गिर जाती थी, कई बार बढ़ जाती थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से कपड़े ले लिए, मान लीजिए गर्मियों के हिसाब से आपने किसी से कपड़े ले लिए। अब जो कपड़े आपने गर्मियों के लिए हैं, मान लीजिए आपने गर्मियों के हिसाब से कपड़े ले लिए किसी से उधार बार्टर सिस्टम में। अब मान लीजिए सर्दियां आ गई हैं, अब सर्दियों के समय पर अब वही गर्मियों के कपड़े जब आप उसे लौटाओगे कि भाई मैंने आपसे कपड़े लिए तो मैं आपको कपड़े लौटा दूंगा, आपने उसको ऐसा बोला अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कपड़े दे दो तो मैं आपको फ्यूचर में यही कपड़े आपको लौटा दूंगा। जब फ्यूचर में आपने वही कपड़े उसको लौटा के दिए तो उस समय पर मान लीजिए सर्दियाँ शुरू हो गई, तो वहाँ पर उन कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं रही ना, क्योंकि उस समय पर सर्दियों में तो गर्म कपड़े यूज़ होंगे, जो सर्दियों के हिसाब से जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो जो वहाँ पर जो आपने गर्मियों के सीज़न के हिसाब से जो कपड़े लिए वही कपड़ों की वैल्यू सर्दियों में वही नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो कमोडिटी की वैल्यूज़ थी वो समय के हिसाब से उसकी वैल्यू गिर भी जाती थी और बढ़ भी जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गुड्स को लेकर, बार्टर सिस्टम को लेकर। तो लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को कह लो, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन चारों लिमिटेशंस को देखते हुए धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, 18th और 19th सेंचुरी तक बढ़ा, तो इन सारी लिमिटेशन को देखते हुए हमारा पेपर करेंसी यूज़ में आया। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम के अंडर में हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी, और उसी की लिमिटेशन ही थी जिसका रीज़न था, जिसकी वजह थी हमारे पेपर करेंसी के इवोल्यूशन की होने की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.